आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो में साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। फ्रेंड, ये जो मैं एमसीक्यू लेके आया हूँ ये बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जा चुके हैं और 2024 में आने की भी संभावना है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम वीडियो को बिना देर के स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर क्या करूँगी, यहाँ पर 4 ऑप्शन नहीं पढ़ने वाला हूँ जिससे आपका भी टाइम खराब हो और मेरा भी इससे कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही रहेगा मैं बस उसी को टिक करूंगा, फिर आगे बढ़ता चलूंगा। फिर देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो हमसे ये प्रश्न क्या कर रहा है, पहले फ्रेंड्स आप क्या करेंगे, कोई भी प्रश्न दिया रहेगा आप उसको ध्यान से समझेंगे। तो ये प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए। अवतल दर्पण के फोकस पर, मतलब कह रहा कि एक हमारा अवतल दर्पण है और फोकस पर एक रखी वस्तु है, तो उसका प्रतिबिंब बनता है। मतलब कह रहा है कि उसका प्रतिबिंब किस बनेगा, आनंद पर बनेगा कि वक्रता केंद्र पर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, ध्रुव पर। तो क्या बनेगा हमारा, आनंद पर। फिर देख लेते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो कह रहा हमारा जो समतल दर्पण है उसकी फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। फ्रेंड्स, मैं वीडियो बना रहा था तो ये थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था, इसीलिए मैंने कुछ आगे तक टिक कर रखा हूँ। तो उसके बाद फिर ये आगे मतलब टिक किया हुआ नहीं मिलेगा। फिर देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है। तो देखते हैं इसका जो वक्रता त्रिज्या का मात्रक क्या होता है। मात्रक मतलब क्या होता है, जैसे किस हम कोई भी जैसे आंसर लिखते हैं तो वही हमसे पूछ रहा है। देखिए क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या का मात्रक मीटर भी होता है, सेंटीमीटर भी होता है, मिलीमीटर भी होता है, बोला जाइए क्या होता है हमारा, ये सभी होता है। फिर देख लेते हैं। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, आप जब ऐसा प्रश्न आएगा सबसे पहले हम प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। हमसे क्या कह रहा है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दिया है तो 10 सेंटीमीटर दिया है। तो देख हम F बराबर R/2 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए F बराबर R/2 होता है, जो F का मान फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दिया है, फिर कैंची गुना कर देंगे तो R बराबर क्या आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर देखते हैं हम आगे प्रश्न। अब देखिए पांचवा प्रश्न, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। मतलब क्या है हमारा, मिट्टी। फिर देख लेते हैं छठवां प्रश्न क्या है। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं, ध्रुव कहती है। हमसे सीधा सीधा क्या किया है, परिभाषा ही पूछ लिया है। फिर देख लेते हैं सातवां प्रश्न क्या है। लेंस की क्षमता की इकाई होती है। तो जो लेंस की क्षमता होती है उसकी हमसे क्या करा है, उसकी इकाई पूछा, तो उसकी इकाई क्या होती है। तो लेंस की क्षमता की जो इकाई होती है क्या होती है हमारी, प्रति मीटर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर देख लेते हैं आठवां प्रश्न क्या है। 1 मीटर फोकस दूरी की उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो ये तो सब जानते हैं क्या होता है हमारा, 1 डायोप्टर होता है। फ्रेंड्स, ये सूत्र होता है हमारा P/, क्या होता है, 1/F। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 डायोप्टर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं नौवां प्रश्न क्या है। एक 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो यहाँ पर देखिए हम सूत्र क्या जानते हैं, एक सूत्र होता है, हम अभी मैंने जो फ्रेंड ऊपर बताया, P बराबर क्या होता है, 1/F। फिर हमसे क्या कहा गया, 50 सेंटीमीटर फोकस। तो यहाँ पर हम P बराबर क्या कर देंगे, 1 बटा क्या कर देंगे, 50। अब हमसे क्या कहा, सेंटीमीटर में कहा गया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डबल जीरो लगा देंगे। फ्रेंड, ये सेंटीमीटर कहेगा तो हम डबल जीरो मतलब हमेशा समझ लीजिए 100 लिख देंगे ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर काट देंगे तो हमारा 2 बार आ जाएगा, 2 बार में कट जाएगा तो P बराबर 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, 2 डायोप्टर हो जाएगा। 2 डायोप्टर क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमारा देखिए उत्तल लेंस है। क्या है, उत्तल लेंस। यदि हमारा यहीं पर अवतल लेंस होता तो यहाँ पर हम -2 डायोप्टर करते, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 2 डायोप्टर क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमारा उत्तल लेंस। फिर देखते हैं हम आगे के प्रश्न। अब देखिए फ्रेंड 10वां प्रश्न क्या कह रहा है। प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं। मतलब कह रहा है प्रकाश का जो परावर्तन होता है उसका जो नियम होता है सदैव सत्य होता है। कब सत्य होता है, फिर देख लेते हैं। केवल अवतल के लिए, फिर केवल समतल के लिए, केवल उत्तल के लिए, सभी के लिए। बोला जाए क्या होता है, सभी के लिए हमारा क्या होता है, ये नियम सत्य होता है। प्रकाश के परावर्तन का नियम सदैव सत्य होता है सभी के लिए। फिर देख लेते हैं 11वां प्रश्न क्या कह रहा है। किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको ट्रिक बताने वाला हूँ जो कि आप कभी भी नहीं भूलेंगे। यहाँ पर देखिए पहले एक प्रश्न क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। किसी वस्तु से बड़ा
आभासी प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण होगा हमारा अवतल। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे, जैसे हम पढ़ते हैं तो क्या आता है हमारा पहला आ, मान लीजिए इसको क्या करते हैं हम, सबसे पहले आया, मान लीजिए जो पहले आता है वो महान होता है, इसी तरह हमारा आ आया है, तो यहाँ पर हम समझ जाएंगे यदि क्या हो जाएगा अवतल दर्पण आ जाएगा तो हमारा प्रतिबिंब क्या बनेगा, आ मतलब बड़ा बनेगा, समझ लीजिए, इसलिए बड़ा या आभासी हो जाएगा। फिर देख लेते हैं इसी तरह 12वां प्रश्न, अस्पष्ट दृष्टि का निकट बिंदु होता है। देखिए फ्रेंड यहाँ पर हमसे क्या कहा गया, निकट बिंदु कहा गया, ना कि दूर बिंदु। फ्रेंड इस प्रश्न में बच्चे को बहुत ही डाउट रहता है, वो कभी अनंत लगा देते हैं तो कभी 25 सेंटीमीटर पर, यहाँ पर निकट की बात करेगा तो क्या करेंगे हम 25 सेंटीमीटर पर लगाएंगे, यदि क्या करेगा दूर की बात करेगा तो क्या करेंगे हम अनंत पे लगा के आएंगे। फिर देखते हैं हम प्रिज्म द्वारा अधिकतम विचलन होता है, तो प्रिज्म द्वारा अधिकतम किस रंग का विचलन होता है, तो यहाँ पर क्या होता है बैगनी रंग का विचलन होता है। फिर देख लेते हैं 14वां प्रश्न क्या होता है, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। तो चंद्रमा से यदि मान लीजिए हम क्या करते हैं चंद्रमा पर जाते हैं, उसके बाद आकाश को देखते हैं, तो हमारा आकाश कैसा दिखाई देगा, काला, क्यों, क्योंकि वहाँ पर कोई भी वायुमंडलीय अपवर्तन नहीं होता, मतलब। फिर देख लेते हैं 15वां प्रश्न क्या है, प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होता है। कह रहा है जो प्रकाश का वेग होता है निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होता है, मतलब सबसे तेज गति करता है, किस में करता है, निर्वात में करता है। फिर देख लेते हैं 16वां प्रश्न क्या है, सूर्य श्वेत प्रतीत होता है। फ्रेंड ये जितने भी मैं प्रश्न कर रहा हूँ ये बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और यही हो सके आए, और फ्रेंड यही प्रश्न इसी में से प्रश्न आएगा। आपको विश्वास नहीं है तो आपको वीडियो को लाइक करके रखना, सेव करके, फिर आप जब बोर्ड एग्जाम में पेपर दे के आएंगे तो आप प्रश्नों को मिलाना, फ्रेंड इसी में से आए होंगे, ये मेरा आपसे दावा। फिर देखते हैं सूर्य श्वेत प्रतीत होता है कब होता है, दोपहर के समय होता है। दोपहर के समय क्यों होता है, क्योंकि जो सूर्य होता है ये दोपहर के समय क्यों होता है, क्योंकि जो सूर्य होता है पूर्ण रूप से निकला हुआ होता है, इसी कारण होता है। फिर देख लेते हैं निम्न में किस दर्पण का दृष्टि अधिकतम होता है, दृष्टि क्षेत्र। दृष्टि क्षेत्र का मतलब क्या होता है, जैसे हमारा क्या होता है किसमें जो होता है मतलब अधिक दूर तक दिखाई देता है। देखिए यहाँ पर दृष्टि क्षेत्र लिखा है, तो मतलब किसमें क्या होता है अधिक दूर तक दिखाई देता है, तो हमारा क्या होता है उत्तल दर्पण में। फिर इसी के कारण क्या होता है हम बाइक में जो होता है स्पष्ट मतलब देखा जाए, मतलब जो साइड देखने के लिए बोला जाए तो उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है, क्यों, क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है अधिकतम होता है। फिर देख लेते हैं 18वां प्रश्न क्या है, आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश को की मात्रा को नियंत्रित करता है। फिर ये भी बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जा चुका, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करता है पुतली नियंत्रित करता है। फ्रेंड्स मैं यहाँ पर भी ट्रिक बताने वाला हूँ, देखिए आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। देखिए किसी भी मतलब कोई भी मात्रा तो उसको नियंत्रित कौन करता है भाई, जिसके पास ज़्यादा पैसा रहता है, क्या रहता है पैसा, पैसा से पुतली बना लीजिए, बस आप टिक कर दीजिए। फ्रेंड्स फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स विद्युत के प्रश्न चालू हो गए। अब तक मैंने दो लेसन के एमसीक्यू जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैंने उसको करा दिया। अब देखते हैं विद्युत से किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है, कह रहा है मतलब जो तार होता है उसमें जो धारा का प्रवाह होता है तो उसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉनों द्वारा। फिर देख लेते हैं विद्युत धारा का मापन किया जाता है, तो विद्युत धारा को किसमें मापा जाता है, अमीटर में मापा जाता है। ये केस को जो ग्राफ होता है फ्रेंड, ये जो पौधों की जो होती है मतलब उसमें मापा जाता है, उसकी जो बोला जाता है जैसे हमको बुखार रहता है तो उसको थर्मामीटर में मापते हैं, इसी प्रकार जो होता है केस को ग्राफ क्या होता है पौधों में भी इस मापा जाता है, उसका जो टेम्परेचर होता है। एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन है 1.6 10⁻⁻19 क्या होता है कुलाम, हमारा क्या हो जाएगा डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। फिर देख लेते हैं हमारा 22वां प्रश्न है, एक माइक्रो ओम का मान कितना होता है। फ्रेंड्स ये जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एक माइक्रो ओम का मान कितना होता है, 10⁻⁻6 ओम होता है। फिर यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा 23वां प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होती है। फ्रेंड्स आप इस 23 प्रश्न का आप कमेंट करके बताएंगे ये इसका आंसर कितना होगा। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। फ्रेंड्स याद यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट का एमसीक्यू चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका भी बना दूंगा।